नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश की सियासत में मार्च से मची उथल पुथल और रसाकशी अब तक थमी नहीं है, बल्कि और तेज होती जा रही। कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट को सारे देश ने देखा। सच है कि सियासत सत्ता के लिए होती है, लेकिन क्या सत्ता प्राप्ति के लिए साजिश को भी जरिया बनाया जा सकता है? क्या यह जायज है? इन दोनों प्रदेश में ऑडियो वीडियो के जरिए कांग्रेस पार्टी सीएम शिवराज, बीजेपी और इसके साथ साथ शाह और मोदी तक को जमकर घेर रही। भाजपा में एक पक्ष कहता है शिवराज के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, तो भाजपा सरकार में ही मंत्री सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट कहते हैं ऑडियो वीडियो में शिवराज ही हैं, मैं वहां मौजूद था। शिवराज ट्वीट करते हैं पापियों का विनाश पुण्य का काम है, तो पूर्व सीएम कमलनाथ पलटवार करके कहते हैं जनादेश का अपमान करने वाले धर्म प्रेमी कैसे? वीडियो और ऑडियो दोनों रिलीज हुई है। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो भाई ये आज का रहे, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती क्या? कार्यकर्ताओं से इनसे पूछ के बात करेंगे हम कांग्रेसियों से। सिंधिया के कट्टर समर्थक और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का ये बयान वो मोहर है जिसने कांग्रेस के आरोपों को सही साबित कर दिया है। भाई ये आज का रहे, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। सिलावट की स्वीकारोक्ति के बाद जो ऑडियो वीडियो कांग्रेस ने जारी किया, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कई नेताओं की सच्चाई सामने आ गई है। और कोई तरीका नहीं, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है, तो सारा फर्जी है, फेक न्यूज़ है। ऑडियो वीडियो में सीएम शिवराज सिंह चौहान की आवाज से इनकार करने वाले, इस पर सवाल उठाने वाले तमाम नेताओं के लिए बीजेपी की तरफ से ही कुछ और सबूत भी हैं। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो ओपन कार्यक्रम था, हर सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम था, खुली जगह पे था। कई लोग वहाँ पर खड़े हुए जो थे वो उस कार्यक्रम को डायरेक्ट अपनी फेसबुक पर लाइव कर रहे थे। ऐसे में जब बीजेपी के नेताओं ने ऑडियो वीडियो को सही करार दिया है, तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस सरकार गिराने के पीछे मोदी शाह की क्या मंशा थी? आखिर निर्वाचित सरकार गिराने की साजिश क्यों रची गई? क्या कांग्रेस सरकार से बीजेपी के कुछ नेताओं को डर था? क्या कुछ राज खुलने के डर से कांग्रेस सरकार गिराई गई? सरकार गिराने के लिए सिंधिया से क्या सौदेबाजी की गई? क्या सीएम की कुर्सी बचाने के लिए शिवराज इस तरह कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे? जाहिर है ऐसे कई और सवाल हैं जो मार्च में हुए तख्ता पलट को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की सरकार गिरने की वजह पार्टी का अंतर्विरोध बताकर खुद को पाक साफ बता रही है। क्योंकि दुकान और मकान दोनों बिक चुके हैं, इसलिए वो इसी तरह की छिछोराई की राजनीति कर रही है। कोई सत्ता नहीं है, मैं कह रहा हूँ सरकार अपने कर्मों से गिरी थी। बीजेपी के पुराने नेता और हाल ही में शामिल हुए सिंधिया समर्थक अपने अपने तरीके से ऑडियो वीडियो को लेकर सीएम शिवराज और बीजेपी के बड़े नेताओं का बचाव कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मालूम है कि इसी ऑडियो वीडियो के जरिए 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वोटर्स में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। और आप बताओ के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? पैसा कहां से आया? आज तक पैसा बटा है, इसका खंडन भाजपा ने क्यों नहीं किया? आज तक जो विधायक गए हैं उनके ऊपर रोज आरोप लग रहे हैं 35 करोड़ 50 करोड़ के, आज तक एक ने खंडन क्यों नहीं किया? इंदौर के डॉन विजयवर्गीय जी ने कहा था कि बॉस का इशारा हो जाए तो उस दिन सरकार गिरा देंगे। गोपाल भार्गव जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हमें दोनों बॉस का इशारा हो जाए उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। झांसी की रानी की पीठ में तलवार मारी, उसके बाद फिर इतिहास दोहराया, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका है, तो जनता की अदालत सबसे बड़ी है जो न्याय करे। कांग्रेस सरकार गिरने के 3 महीने बाद जो वीडियो सामने आया, उससे धीरे धीरे उस सियासी स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से सामने आ चले हैं जिस आधार पर सरकार गिराई गई।
ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि उपचुनाव के पहले कुछ और वीडियोस भी सामने आएंगे, जिससे तख्ता पलट की पूरी कहानी सबके सामने होगी। इंदौर से शालिनी हार्डिया और दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और केवल ऑडियो वीडियो तक या एक ऑडियो वीडियो तक बात नहीं है, बड़ी बात यह कि एक कहता है कि इसे फेक तरीके से या इसे मैन्युफैक्चर तरीके से जनता के बीच रखा जाता, तो उसी पार्टी के जिम्मेदार दूसरे मंत्री जी कहते हैं कि मैं वहां मौजूद था और अपने कार्यकर्ताओं से बात की। क्या गलत है इसमें? लेकिन यह मामला यहीं पर नहीं थमा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऑडियो विजुअल के साथ साथ कुछ और ऑडियो वीडियो भी इस वक्त लगातार सामने आ रहे हैं और अब इसकी शिकायत भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक ऐसा ऑडियो लगा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की शिकायत है। उनकी शिकायत है कि इसमें भी सौदेबाजी का जिक्र है, एक महिला के साथ टिकट के बेचने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनके इस ऑडियो विजुअल की श्रृंखला में एक और जो वायरल ऑडियो है इस तूफान को बढ़ाने वाला नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कथित ऑडियो आंधी बनकर सामने आया। हालांकि IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। ग्वालियर में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता KK मिश्रा ने ADG राजा बाबू सिंह को यह कथित ऑडियो CD देकर SIT से जांच कराने, राजनीति में कदाचरण के आधार पर FIR दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है ऑडियो में सिंधिया और कांग्रेस कार्यकर्ता अनीता जैन के बीच 50 लाख के ट्रांजैक्शन की बात है। इस दौरान सिंधिया की तरफ से एक बार भी पैसे नहीं लिए जाने का खंडन नहीं है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर माणक अग्रवाल ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए, टिकट बेचने के आरोप लगाए। माणक अग्रवाल का दावा है होशंगाबाद से कांग्रेस से टिकट के लिए पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने सिंधिया को 1 करोड़ रुपए दिया है। ऑडियो में इस बात का स्पष्ट प्रमाण सामने आया है कि जब श्रीमती अनीता जैन जी सिंधिया जी को बार बार कह रही हैं कि पाराशर जी के कहने पर हमने 50 लाख रुपए वहाँ 3-4 घरों से इकट्ठा करके पहुँचा दिया है, सिंधिया जी ने उसका कोई खंडन ना करते हुए उसे बार बार उस बात को घुमाने की कोशिश की और यह कहा कि चुनाव के बाद में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो मैं आपको कहीं उपकृत कर दूंगा। इस मुद्दे की जांच SIT गठित कराई जाए। एक महिला नेत्री का एक ऑडियो वायरल हुआ है कि उन्होंने कुछ पैसे का इशू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें सच हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड फोर्स्ड वायरल हो रही हैं, तो जब तक सच्चाई का पता ना लगा लें तो ये कहना कि इसमें कोई सच्चाई है मैं नहीं मान रहा। मैं जांच कराऊंगा। होशंगाबाद का टिकट बिका है, उसमें सिंधिया जी का और उस नेता का हाथ है। सरताज सिंह ने इस बात को कई जगह कहा, एक जगह नहीं कई जगह, कि मैंने 1 करोड़ रुपया देकर इस टिकट को खरीदा है। स्वयं सरताज सिंह ने इस बात को कई जगह कहा है कि मैंने पैसे देकर इस टिकट को खरीदा है। और हमारे साथ में इस वक्त एक पैनल जुड़ रहा है, सीधे उनका रुख करते हैं। बहुत ही जिम्मेदार लोगों का पैनल है। विवेक तनखा जी हैं, राज्यसभा सांसद, सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। और प्रभात झा साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। प्रभु पटेरिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का इस पैनल में मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक तनखा साहब, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी, पिछले दिनों एक ऑडियो आया, फिर उसका वीडियो आया, फिर एक मंत्री कहते हैं कि मैं वहां मौजूद था, दूसरे कहते हैं फैब्रिकेटेड है। आखिरकार सच क्या है? कांग्रेस पार्टी के आरोपों के संदर्भ में जितनी बातें सामने आ रही हैं, क्या इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी? देखिए, एक तो सत्यता के बारे में तो अब चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि अब बीजेपी इस बात को कबूल कर रही है कि ये जो बात कही गई थी ये सत्य है। अब समस्या ये है कि केंद्र के लीडर्स ने अगर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया है और पूरा गिराने का ऑपरेशन सुपरवाइज किया है, और जिस प्रकार से हवाई जहाज में बैठा के सबको बेंगलोर ले गए, वहां पर बंधक बनाया गया, वहां उनसे टेलीफोन ले लिए गए, पैसे की लेन देन की भी खूब सारी बातें चल रही हैं, उनको वापस नहीं आने दिया, उनको असेंबली में उपस्थित नहीं होने दिया,
ना ये जो तरीका है ये तरीका गलत है। देखिए डिफेक्शन के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता। कोई अगर सपोज कोई एमएलए कह दे कि मुझे रिजाइन करना है, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ये उसकी स्वेच्छा है। बट यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां पर आप उनको उनकी पार्टी से अलग ले गए, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनसे वो रेजिग्नेशन लेके आप आते हैं और स्पीकर को देते हैं। और ये जो पूरा एक गलत तरीके से जो पूरा ये षड्यंत्र रचा गया, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। अब और अगर अब ये बात सिद्ध हो रही है कि ये उनका केंद्र का नेतृत्व करवा रहा था, तो ये तो शर्म की बात है। क्या आप सोच सकते हैं कि अटल बिहारी जी के जमाने में ऐसा कृत्य हो सकता था? क्या कभी वो स्वीकार करते? क्या इस प्रकार का नैतिक पतन के बारे में वो कभी सोच भी सकते थे? देखिए वो तो हर वक्त राजधर्म की बात करते थे। अब वो कहां गया वो राजधर्म जो कहता है कि आप फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, जहां पर स्टेट्स की एक ऑटोनॉमी होती है, एक इंडिपेंडेंस होती है। अगर इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट्स में होते हैं और सरकारें बनती हैं और गिरती हैं तो स्टेट की असेंबलीज में गिरती हैं। ये तो स्टेट की असेंबली में नाटक हुआ ही नहीं, ये तो बैंगलोर में हो रहा था। और जो तरीका था, ये तरीका बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गलत था, प्रजातंत्र के मूल्यों के विपरीत था। और अगर अब ये बात सामने आई है कि केंद्र के नेतृत्व के इशारों पे हो रहा था और वो पूरा ऑपरेशनलाइज कर रहे थे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है। अब जनता को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या बीजेपी पे हम भरोसा कर सकते हैं। प्रभात झा साहब कुछ कहेंगे? जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन जो हुआ, जिस तरीके से हुआ और जिनके इशारे पर हुआ, अब उन पर भी बड़े सवाल हैं। क्या केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर यह सब कुछ मध्य प्रदेश में हुआ? ये आप कह रहे हैं, शिवराज जी ने ऐसा नहीं कहा है। शिवराज जी ने कहा है कि हमको केंद्र से चर्चा की हमने। अब मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप संपादक हैं अपने मान लीजिए चैनल के, क्या आपसे बिना पूछे कोई आपका सबऑर्डिनेट जो है सहयोगी है वो कर लेगा कुछ काम? क्या हम कोई निर्णय मध्य प्रदेश में कर रहे हैं तो क्या हम अपने नेता से अनुमति नहीं लेंगे? क्या नेता से कौन सी नई बात हो रही है? मैं तो कल से सुन के थक रहा हूं कि कौन सी नई बात हो रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नई बात है। अगर मध्य प्रदेश में कोई बात हुई, अब जैसे कितने मासूमियत से हमारे विवेक भाई कह रहे तनखा जी, आप वो कह रहे कि अटल जी, अरे भाई ये बताइए सोनिया जी के जमाने में शरद कौल जी और नारायण त्रिपाठी को किसने बिठाया था बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हमारी पार्टी के विधायक को। और किसने कहा था देखिए आगे आगे क्या होता है खेल, कितने लोग टूटते हैं। अब आपके टूटे नहीं और बिना तोड़े हमारे पास यदि लोग आए तो भैया हम रुद्राक्ष की माला तो नहीं फेरते हैं। हम सरकार बनाने के पहले दिन से नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, शिवराज जी कह रहे थे, गोपाल भार्गव कह रहे थे ये सरकार नहीं चलेगी। 2 दिन बाद गिरे, 2 महीने बाद गिरे, 10 महीने बाद गिरे, सबने कहा था। और गिराया किसने? स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो राष्ट्रीय महासचिव रहे। अगर वो आए, बीजेपी में स्वागत किया हम लोगों ने, आइए 20 समर्थकों के साथ आए तो और अच्छा। तो क्या सरकार नहीं बनाते हम? सरकार सेवा का माध्यम है, उसके माध्यम से जो त्राही मध्य प्रदेश में 1.5 साल में मची हुई थी, उस मचान को, उस स्थिति को बदलने के लिए हमने कहा आइए स्वागत है आपका। और हम तो ये मान के चलते हैं कि आज का विरोधी कल का समर्थक है हमारा। हमारे विचारों से यदि कोई प्रभावित होता रहा था हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं, मैं भी आप जैसा पत्रकार रहा हूं, कि इसमें मुझे कोई भाई बिना अपने से बड़ों से पूछे, हाईकमान से पूछे कोई निर्णय करता है क्या? कोई क्या बवाल हो गया इसमें? मैं नहीं समझता। इसमें नई बात आपने, आप वाकई अनुभव की धारा है प्रभात झा साहब। लेकिन एक मिनट, जब तक प्रजातंत्र व्यवहारत में बचा रहेगा, जब तक इस देश का एक भी हिंदुस्तानी, एक भी भारतीय प्रजातंत्र को खतरा नहीं, खतरा कांग्रेस को है। और जो खतरा कांग्रेस को हुआ, सरकार चली गई, उसके विषाद में सब लोग डूबे हैं और आने वाले आए बाएं बकरे, हमको उससे कोई अंतर पड़ता नहीं। चलिए, आपने कहा नई बात क्या? नई बात यह है कि यहां पर मैन्युफैक्चर्ड और फेक क्यों बता रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी और कुछ नेता? जब तुलसीराम सिलावट जी कह रहे हैं मैं वहां सामने मौजूद था, मेरे सामने बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, आप भी कह रहे हैं कि इसमें कौन सी नई बात है, नेताओं को बताकर पूछकर सारी बात हो रही, तो फिर इसे फेक और मैन्युफैक्चर्ड बताने की कोशिश भी क्यों हो रही है? दूसरी बात है कि कुछ और चीजें अब इसमें जुड़ गई हैं। एक शिकायत के मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका आपने वेलकम किया, अच्छी बात है, पहले भी दल बदल होता रहा है,
लेकिन वो कैसे टिकटों को बेच रहे हैं, पहले आरोप बीजेपी भी लगाती थी, अब वो आपके साथी हैं, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को? मैं फिर कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन इज ए न्यूज, नॉट ए न्यूज. इंफॉर्मेशन इज ए सोर्स. लेट्स यू कंफर्म इट, एंड विदाउट कंफर्मेशन हाउ यू से दैट इंफॉर्मेशन इज ए न्यूज. कोई सूचना मिलती है उसको हम टटोलते हैं, उसको अपने कंफर्म करते हैं. आपको सूचना मिली, अब ये फेक है, गलत है, सही है, ज्योतिरादित्य जी से बात करेंगे, आप करिए बात हम उनसे. मैं ये पहले ही कहा अभी दूसरे चैनल पे कि वो जैन है, अब पता लगा कि उनकी बहू ने लव मैरिज किया है, अनुसूचित जाति की, उनके लिए टिकट. हम इसमें जानते नहीं, हमको कोई पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, इतने छोटी बात आप कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इतने बातें, मैं जहां तक जानता हूं, ग्वालियर से आता हूं, इन चीजों में उनका कोई लगाव नहीं है. उनके पिताजी पर और उन पर किसी ने भी पैसे का आरोप तो नहीं लगाया है आज तक, जो मुझे जानकारी है, और इस बात को सब लोग जानते हैं. बात रही आपने ऑडियो वो अनीता जी की सुनाई है, तो वो जो जब आएंगे उसको वेरीफाई करिए, वो सही है, गलत है, क्या है. सिंधिया जी ने भी कुछ नहीं अभी कहा, वो कोरोना में है, इसलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि ऐसे ऑडियो वीडियो पे हम विश्वास नहीं करते. चलिए, तो जो शिवराज जी ने कहा, अगर उन्होंने कहा डंके की चोट पर कहा, सबके बीच कहा, तो विजय वर्गीय जी और बाकी नेता इसे डिनाई क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों इस बात को स्वीकार करने से डर रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पूछने पर होता है. उन्होंने ये पूछा कि ऐसा ऐसा कहा है, दो चीजें हैं. एक बात कही उन्होंने कि हाँ हमने केंद्र को जानकारी में दी, और एक बात होती है केंद्र ने कहा गिराओ, ऐसा नहीं कहा है. और ऐसा बात जब कहेंगे तो कैलाश जी यही कहेंगे, अन्य लोग यही कहेंगे. मेरे को जो आपने कहा, देखिए क्या होता है, मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे, मैं कल से विवेक जी के साथ बैठा हूं, सब जगह बोल रहा हूं. अच्छा। भैया हम कोई माला फेरने वाली पार्टी तो है नहीं. रुद्राक्ष कि नहीं सिंधिया जी आप मत आइए, सिंधिया जी आप सरकार नहीं, हमको नहीं बनाना सरकार, ऐसा थोड़ी कहेंगे. आज का विरोधी कल का समर्थक है हमारा. जितने विरोधी हैं वो हमारे समर्थक बने, इस विचारधारा को लेकर चलते हैं, व्यवहार बना के चलते हैं. प्रभावित हो लोग हमारी विचारधारा से. अगर आए और हमारी सरकार बन रही थी तो 1.5 साल में मध्य प्रदेश में त्राई त्राई मची हुई थी. जहां जहां जाते थे लोग कहते थे मर गए साहब, क्या हो गया ये. एक कैसे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उद्योग का नेता कम उद्योगपति मुख्यमंत्री बन गए, और त्राही त्राही से त्रस्त होकर मन में आया कि क्यों ना अनुकूलता अगर सरकार बनती है तो बनाई जाए. उन्होंने आग्रह किया, हम आना चाहते हैं, हमने स्वागत किया, आए, नेताओं से चर्चा हुई, सरकार बनी. अब चुनाव है, चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में आइए, दो हाथ करेंगे, जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा कौन किसके साथ है, किसका बहुमत है. आपने कर्नाटक में क्या किया, हमारे साथ पहले क्या किया, अभी महाराष्ट्र में हम और शिवसेना की सरकार थी, 105 आज भी प्रभात जी, वहां क्या आप करे तो ठीक. प्रभात जी, मतलब अब पार्टी, अब बीजेपी पहले वाली पार्टी नहीं रही, जैसा कह रहे थे विवेक तनखा साहब, अब वो बदल गई है. अब वो भूमाफिया नहीं रहे जिनके बारे में आप स्वयं कहते थे कि भूमाफिया सिंधिया, अब वो भूमाफिया नहीं रहे, वो साथी बन गए. भारतीय जनता और अब सरकार बनाने के लिए किसी का भी साथ अगर लगता है तो शुचिता और बाकी सारी बातें भूल जाते हैं. मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं अपने नेताओं के निर्णय को सिरोधार्य करता हूं. मैं उनमें से नहीं. वी आर वेरी कमिटेड वर्कर ऑफ बीजेपी, वेरी डेडिकेटेड. और ऐसे तमाम कमिटेड वर्कर इस समय बहुत तकलीफ में हैं, सिंधिया जी और उनके ग्रुप के आने से, ये भी खबरें हैं. मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे असहज तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये पार्टी ऐसी है, हम हर चीज को स्वीकार करने के लिए अगर नेता ने निर्णय लिया है तो हम उसको अपने हाथ से तैयार करते हैं, मन को तैयार करते हैं कि नहीं, पार्टी के हाईकमान ने कुछ सोच समझकर निर्णय लिया होगा, और फिर हम उस पार्टी के लोग हैं जहां कहा जाता है कि कल का विरोधी आपका समर्थक है. आप कल की बातों से, अतीत की आंखों से वर्तमान को देखने की कोशिश मत करिए. अतीत विरोधी का जब था तब हम भी वैसे थे, आज हम अपने वर्तमान की आंखों से. चलिए, तो फिर खुलकर सबको स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव का वक्त है और अब चुनाव में दो हाथ करने हैं, इसलिए जिस बात से नुकसान हो उसको डिनाई कर दो, फेक कह दो, और फिर बाकी जगह जहां लाभ है तो फिर आप पुरानी बातें सारी भूल जाओ.
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो विजुअल के ऊपर ही अब ये बवाल थमा नहीं, महाभारत थमी नहीं कि एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया का तथाकथित एक ऑडियो आ चुका। सबसे पहले ऑडियो सुनवाते हैं। हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया महाराज। मेरी आप थोड़ी सी बात सुन लें महाराज के। हाँ बोलो। जैसी तैयारी कहा था भारत पाराशर जी ने, तो उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसों अग्रवाल जी के पास रख दो पैसा। मैंने 50 लाख रुपए महाराज 20 दिन पहले परसों अग्रवाल जी को रख दिए। समाज के सारे लेटर से समाज के लोगों से बात करवा दी पूरे महाराज। मैंने मंडी के व्यापारियों से सारे मेरे पक्ष में पहली बार ऐसा हो रहा था महाराज। क्या अशोकनगर सीट कांग्रेस की जा रही थी महाराज। जब जी का इतना विरोध है, देखना आप मुझसे जैसे भी लेटर से जबरदस्ती ले लिया कुछ भी कर लिया महाराज, वो जीतेगा नहीं। मैं कह रही हूँ महाराज, पूरा यादव समाज उसका विरोध कर रहा, मुस्लिम समाज, मुझे सारे लोगों ने वो किया था कि मुस्लिम समाज पूरी अनीता को देगी। और मैं महाराज, मेरे खून में गद्दारी नहीं है महाराज। मैं 25 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ महाराज। चिंता मत करो, तुम चिंता मत महाराज। कैसे मैं बताऊँ महाराज, मैं क्या करूँ महाराज। तुम्हारा पूरी रखवाली में करूँगा, चिंता मत करो। देश राज में मेरी कैंटीन छुड़ा ली थी महाराज के लिए बहुत ज्यादा कांग्रेस मालूम है। हमारी सरकार बनेगी अनीता, पूरी रखवाली में करूंगा, ये विश्वास आज तुम चिंता मत करो महाराज। मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। पूरा न्याय में दिलाऊंगा, पूरा सम्मान तुमको दिलाऊंगा महाराज। जब हत्या करता है महाराज, कांग्रेस की हत्या करता है, चाहे नगर पालिका हो चाहे विधानसभा हो, हमेशा हत्या करता है। और मालूम है, पर इस बार क्या हुआ है अनीता कि जो लोग 3-5 हजार से कम से हारे हैं, उनको राहुल गांधी जी ने सारे पूरे मध्य प्रदेश में सारे जगह टिकट दे दिए। इसलिए मैंने इतने देर मैंने अटका के रखा था। पर जो नियम कांग्रेस का बनाया है, जैसे हरिशंकर चौधरी है तुम्हारा हटा का, उसका भी हो गया है। बनवारी साहब है जौरा का, उसका भी टिकट क्लियर हो गया है। जो भी लोग 3 से 5 हजार से कम से हारे थे पिछले बार, उनका टिकट क्लियर हुआ। तो उसके उस नियम के आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पर मैंने पूरी कोशिश की, इसलिए एंड टाइम तक तुमको भी मालूम है मैंने रोक के रखा था। पर वो राहुल जी का निर्देश है, तो क्या करें हम, उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते ना महाराज। क्या करूँ मैं, चिंता मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी जुझारू हो, कितनी संकलित हो, मैं जानता हूँ। और तुमको मैं पूरा न्याय दिलवाऊंगा। सरकार बनने दो, मैं तुमको कहाँ पहुँचाऊंगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मैं करूंगा, खाली मुझ पर विश्वास रखो। 15-20 दिन की बात है, उसके बाद तुमको पूरा न्याय में कराऊंगा। तो ये पूरा ऑडियो वायरल हो चुका है और इसमें कांग्रेस महिला कार्यकर्ता अनीता जैन और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो तब कांग्रेस पार्टी के नेता थे, टिकट को लेकर ये सारी बातचीत है। 50 लाख रखवाने का जिक्र है। बड़ी बात यह कि एक बार भी उस 50 लाख का डिनायल इस ऑडियो में कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। विवेक तनखा साहब, बीजेपी तो कह रही है कि जो पुराने शत्रु होते हैं वो वर्तमान में मित्र बन जाते हैं और इसमें सारी चीजें भुला दी जाती हैं। यानी आज के दौर में सब कुछ छोड़ करके केवल सत्ता तक पहुंचना या सरकार बनाना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, कैसे निपटेगी? देखिए, बीजेपी ने अपनी नैतिकता की जो एक बात थी वो तो कंप्लीटली छोड़ दी है। अब तो नैतिकता की वो बात करते ही नहीं है। उनने तो सोचा है कि हमको इंडिया को अगर कैप्चर करना है तो कैसे करें। अभी मध्य प्रदेश को उन्हें जो भी तरीके अपनाए जो सबके सामने हैं, उन्होंने जिन तरीकों से मध्य प्रदेश को कैप्चर किया, धन बल जो भी यूज किया, लोगों को लेके चले गए बैंगलोर से वापस नहीं आने दिया जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉलेज का इलेक्शन हो रहा है, जैसे यूआर और सीआर को बैठा के नहीं ले जाते थे गाड़ियों में कि इलेक्शन के बाद लौट के आएंगे। मतलब हमने प्रजातंत्र को एक माहौल बना दिया। और अब देखिए राजस्थान में वो करने के प्रयास कर रहे हैं, गुजरात में करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो बार बार बोला जाता है कि वो शरद कोल का क्या था और त्रिपाठी का क्या था, शरद कोल और त्रिपाठी को कांग्रेस उठा के कभी नहीं ले गई। वो कांग्रेस के साथ अगर भोपाल में सबके सामने बैठा करते थे या मिलने जाते थे, आप भी इनको रहने देते भोपाल में रहते, ये कह देते कि हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, हमारे पर कोई हम अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। वो त्यागपत्र देने तक तो स्पीकर के सामने गए नहीं, बीजेपी उनके त्यागपत्र लेके आती है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने जो प्रजातंत्र का एक माहौल बना दिया है देश में, ये रियली बहुत चिंतनीय है। और मैंने आज ट्वीट किया था सुबह, और ये ट्वीट किया था कि क्या अटल जी अगर आज प्रधानमंत्री होते तो उनको ये स्वीकार होता? क्या ये उनका राजधर्म था?
कभी वो मानते हैं कि इस प्रकार की चीजें स्टेट्स में हो? अरे हमारे पास इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे, गुजरात साहब थे, देवेगौड़ा थे, नरसिम्हा राव जी थे, अपने वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह जी थे। कभी आप सोच सकते हो कि अगर केंद्र का नेतृत्व इस प्रकार के ऑर्डर दे रहा है कि सरकार गिराओ, ये आप कभी कल्पना के बाहर रही है इस तरह से चीजें होनी? और उसमें पैसे का यूज हो रहा है, उठा के ले जा रहे हो, बंधक बना रहे हो, टेलीफोन ले लेते हो, त्याग पत्र आप लाके स्पीकर को दे देते हो। अरे अगर वो स्वेच्छा से करते, भोपाल में रह के करते, तो कौन मना कर सकता था? ये तो हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम रिजाइन करना चाहते कि नहीं करना चाहते, हम किसी को रोक तो नहीं सकते। मगर जो तरीका अपनाया गया वो बिल्कुल अप्रजातांत्रिक था, बिल्कुल गलत था। और अगर भगवान न करे, अगर इस प्रकार की चीजें मध्य देश में होती चली गई तो हमको हमारे प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हम किस प्रकार का प्रजातंत्र उनको दे के जा रहे हैं? तो मेरा तो प्रार्थना है बीजेपी से कि आप ये राजनीति जो आपने अभी स्टार्ट की है इस नए वातावरण में, इसको खत्म करिए। जो पुराने मूल्यों से जिससे भारतवर्ष चलता था, उन मूल्यों को और संविधान को रिस्पेक्ट करिए। और लोग आएंगे जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। डिफेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर किसी को हमसे कोई एग्री नहीं करता या आपसे एग्री नहीं करता तो आपको छोड़ेगा, मगर वो भोपाल में छोड़ेगा, लखनऊ में छोड़ेगा, दिल्ली में छोड़ेगा, उसको उड़ा के हम कहीं और ले जाएंगे और वहां से टैग पत्र लाके हम स्पीकर को नहीं देंगे। दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग। तो मेरा यही आपसे कहना है, आज पब्लिक से भी कहना है, आपके व्यूअर्स से भी कहना है कि देखिए जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये इलेक्शन में उसका परिणाम आपको दिखेगा। भारत की जनता इस प्रकार की गलतियों को कभी माफ नहीं करती। जी, झा साहब उत्तर देंगे इन बातों का? बिल्कुल विवेक जी, वो निप्पल बॉय नहीं थे, दूध पीते बच्चे नहीं थे जो बेंगलोर गए थे, जबरिया नहीं ले जाए गए थे। मैं बार बार कहता हूं, अपनी गलतियों का ठेकरा बीजेपी के सिर पर फोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक दूसरा सवाल करता हूं, कमलनाथ जी बार बार क्या कह रहे थे? 15 लोग हमारे भी बीजेपी के लोग हमारे पास हैं। क्यों कह रहे थे वो? क्या वो नैतिकतापूर्ण बातें थी? अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, सरकार चली गई तो काव करते रहिए, हमें तो कोई लेना देना नहीं। हम तो ये जानते हैं, हमारे पास वो आए, हमने कहा स्वागत है। अगर कोई विरोधी पार्टी की सरकार गिरती है तो गिरे, हमें क्या लेना देना? हमने गिराया नहीं, वो आए, हमने कहा चलिए मिलकर हम लोग सेवा का काम करेंगे। इसमें कौन सी गलती कर दी? और जो विवेक जी चिंता व्यक्त कर रहे, प्रजातंत्र भारत का इतना कमजोर नहीं है। आपातकाल इंदिरा जी ने लगाई थी विवेक जी, और उसका मुकाबला गुप्त क्रांति से हमने की थी। क्या वजह थी कि हमको बिना वजह जेलों में डाला गया था? हमने कौन सा गुनाह किया था? उस समय कहां गई थी नैतिकता, प्रामाणिकता, प्रजातंत्र? कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी, अखबार में लिखने की छूट नहीं थी, ब्लैंक छोड़ते थे लोग, और जनसंपर्क से जाता था कि ये लिखा जाएगा, ये छपेगा, नहीं तो जेल की सीखों में जाओगे। ये कौन सी बात हमें सिखा रहे हैं? प्रजातंत्र तो भारत का तब तक बचा रहेगा जब तक एक बच्चा इस हिंदुस्तान का जिंदा, इस भारत का एक भारतीय जिंदा रहेगा। लेकिन अपने घर को नहीं संभाल पाए तो हम क्या करेंगे? अब आपका घर इतना कमजोर था, ये आपको पता नहीं था? 114 पे टिके हैं, ये आपको पता नहीं था? क्या आपको अपनी कमजोरी नहीं पता थी? आपको नहीं पता था कि नजर हटी, दुर्घटना घटी? मैं बार बार कहता हूं, आपने अपने घर को नहीं संभाला। क्यों सिंधिया जी नाराज हुए, जो कल तक आपसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे? क्यों आपका वचन पत्र भंग हुआ? क्यों आपने धोखा दिया? सवाल यह है कि एक साथ घटना घट गई, क्योंकि आपको सपने में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और राजनीति में हर चीज की संभावना और संभावना बनी रहती है। हर असंभव संभव है, हर संभव असंभव है। और इसलिए मैंने पहले स्पष्ट किया, जनता की सेवा के माध्यम में अनुकूलता होती है सरकार से। और मध्य प्रदेश में त्राही त्राही था, क्या नहीं था? सारे चैनल्स में हम देखते थे। और इसलिए उस त्राही त्राही से बचने के लिए हमने कहा नहीं, जनता की रक्षा, जनता जनार्दन की रक्षा, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य, सेवा करेंगे। और इसलिए ये जो नियति का खेल था, भगवान को करना था, वो हुआ। हम कभी से किसी को दोष नहीं देते, वे आए, उनका स्वागत। और मैं तो फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हर उस विरोधी को जो लोकतंत्र में विश्वास करता, हमारी विचारधारा को स्वीकार करेगा,
हम उसका स्वागत करेंगे। आज का विरोधी हमारा कल का समर्थक है, इसी भाव से हम काम करते हैं और यही तो कारण है कि 2 से 303 पे पहुंचे। अभी विवेक जी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भारत पे कब्जा नहीं हुआ। विवेक जी, एक चमत्कृत व्यक्तित्व मिला है, वैश्विक नेता मिला है, जिस पर आप भी गौरव करते हैं, हम भी गौरव मिलते हैं। आप अकेले में जब मिलेंगे आपको मैं अपने नेताओं पे किसी को गौरव नहीं है, आज गौरव है हर पार्टी के नेता को नरेंद्र मोदी पर, आज हर पार्टी के अध्यक्ष को गौरव है। शायद थोड़ा सा आश्चर्य प्रभात झा साहब, केंद्र की इस मामले में इस तरह से सहमति को लेकर पुराने गलत परंपरा जिनको आप ही कहते आए, उनमें क्या बीजेपी की अब ये सारी चीजें, ये बदलाव, एटीट्यूड, ये माना जाए कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये थोड़ा लोगों को पच नहीं पा रहा है। प्रभु पटेरिया साहब के पास जाऊंगा, बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जा नहीं पाया हूं। प्रभु पटेरिया साहब, 3 बातें हैं, अपनों को संभाल नहीं पाना, साजिशन सरकार को गिरा देना, और तीसरा ऐसे पुराने लोग जिनको पानी पी पी कर कोसते थे, गलतियां बताते थे, वो सब माफ, बस सरकार बनाने में हमारा साथ दे दें या गिरा दें। क्या और कहां तक उचित है? देखिए, सारी चीजें, प्रभात जी जो कि बहुत बड़े सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, मीडिया से भी लंबे समय जुड़े रहे, उन्हें सारी चीजें बिल्कुल साफ कर दी। प्रभात जी ने जो कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। प्रभात जी ने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, गोवा से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे गिराया जाता है। उन्होंने कहा हम कोई रुद्राक्ष की माला लेकर नहीं बैठे हैं कि कोई कहीं पर संतोष हम भुनाने ना आए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विवेक तनखा जी जो कह रहे थे कि अटल जी का जमाने की जो बात है, वो बात अब बिल्कुल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी में। होना ये चाहिए था, यदि आप वाकई में सुचिता संस्कार की राजनीति करने वाली पार्टी है, तो एक आम आदमी के नाते मेरा ये कहना है कि होना ये चाहिए था कि जब कांग्रेस की सरकार यदि गिर रही थी तो आप मध्यवर्ती की सिफारिश करते, सरकार बनाने को तो नहीं आते। ये आज जो स्थितियां हो रही है मध्य प्रदेश को लेकर, जिस तरीके के ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, नेताओं को जो प्रतिमान हमारे मन में है, आम जनता के मन में, कैसे ध्वस्त हो रहा है। आप देखिए उनकी जो लैंग्वेज, देखिए क्या लैंग्वेज आ रही है, कोई किसी को पापी कह रहा है, कोई किसी को ढोंगी कह रहा है, किस तरीके की बातें ये कर रहे हैं केवल उसके लिए क्योंकि किसी ने सरकार गिराई है, किसी के निर्देश पर सरकार गिराई है। और प्रभात जी ने एक बात और कही कि केंद्रीय नेतृत्व की सलाह से मांगी गई थी, लेकिन जो ऑडियो है, जो वीडियो है, जिसके बारे में तुलसी सिलावट ने स्वीकार किया है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही है, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि केंद्र के निर्देश पर, उन्होंने बकायदा आगे चल के 3 नाम भी लिए हैं जिनके निर्देश पर ये सारी कार्रवाई हुई। तो क्या हम इस दिशा में जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि प्रभात जी को ये राजनीति पसंद होगी, लेकिन प्रभात जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हुए हैं, बड़े नेता, तो शायद वो पक्ष पार्टी का ही ले, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ इस पूरे मामले में है। तभी तो वो इतने बड़े, मैंने पूछा भी उनसे कि क्या वो, उनको भी इस तरह की राजनीति स्वीकार्य है। पार्टी लाइन एक अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरह की राजनीति, उसी अंचल से आते हैं, इतना लंबा उनकी धारा रही है। विवेक तनखा साहब, एक सीधा सवाल पूछता हूं, रुद्राक्ष की माला लेके अब कोई राजनीति नहीं कर रहा, एक से बढ़कर एक उदाहरण आपने भी गिनाए और प्रभात जी ने भी उसको स्वीकार किया साफ गोई से, सारे नेता नहीं करते। क्यों कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है, पता नहीं, लेकिन ये बात आपको तो समझ में आ रही है कि अब कोई रुद्राक्ष की माला वाली राजनीति नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी? क्या केवल इन उदाहरणों को, ऑडियो विजुअल को सामने रखकर जनता के दरबार में जाकर इंतजार करेगी, या कोई कानूनी पक्ष भी देखेगी? क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए अल्टीमेटली जो पॉलिटिक्स में, जो पब्लिक लाइफ में जो आंसर आता है वो जनता से आता है। कोर्ट कचहरियों की अपनी एक सीमा होती है। हम कोर्ट कचहरी में दलील करते हैं और कानून के तहत हम अपनी बातें रखते हैं। अब जैसे आज शिवराज जी ने ये जो बड़ा खुलासा किया, अब हम कोर्ट में अगर जाना भी चाहें तो किस हैसियत से जाएंगे, क्या कहने जाएंगे? कोर्ट कहेगी हमने तो आपका केस डिसाइड कर दिया है, अब तो आप रिव्यू फाइल करिए। फिर रिव्यू के वक्त कहा जाएगा इसमें एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड क्या है। तो कोर्ट हर चीज का जवाब नहीं है। प्रजातंत्र में जवाब जनता देती है। जब भी जनता के साथ अन्याय होता है, जब भी प्रजातंत्र के साथ अन्याय होता है, तो जवाब जनता ही देती है। और बीजेपी को जो जवाब मिलेगा वो जनता ही से मिलेगा। आप इन 24 इलेक्शन का अभी होने दीजिए, इसमें भी जवाब मिलेगा, आगे भी मिलेगा। और बीजेपी को तब समझ आएगा कि गलत काम करने का परिणाम भी गलत होता है। माणक अग्रवाल जी ने भी आज एक आरोप लगाया। उन्होंने सरताज सिंह पूर्व मंत्री, उनका जिक्र किया, कहा कि 1 करोड़ रुपए सिंधिया जी को दिए थे टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर। एक और ऑडियो कुछ देर पहले भी हमने सुनाया, दर्शकों को आपने भी सुना होगा, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता के साथ सिंधिया जी की टिकट को लेकर बातचीत चल रही है और उसमें भी 50 लाख का जिक्र है।
कहां और किस तरीके से लोग भरोसा करेंगे और किस पार्टी पर और किस नेता पर करेंगे? विवेक जी, आपको नहीं लगता कि यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है? जनता को समझ में नहीं आ रहा। वो पहले आपके साथ ही थे, आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं पुराने सारे पाप माफ, हमारे साथी बन गए हैं। जो पुराने आपके पास के लोग थे, जिनको महाराज महाराज कह के कोसते थे, अब साथ में खड़े हुए हैं। मुकाबला कैसे करेंगे, किस तरीके से? क्या ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से आ रही हैं, उनका असर 24 सीटों पर पड़ रहा है पक्का? देखिए, पटेरिया जी की बात से मैं सहमत हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त बिगड़ी है और जिस प्रकार से नई गवर्नमेंट बनाई गई है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक धब्बा होगा, एक ब्लैक स्पॉट होगा। और मेरे भी ओपिनियन में ठीक बात है आप जो कह रहे हैं। एक कानूनविद और एक समझदार व्यक्ति और एक मध्य प्रदेश का एक जागरूक नागरिक की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि बीजेपी को गवर्नमेंट नहीं बनानी थी ऐसी स्थिति में। अगर बीजेपी मिड टर्म पोल अनाउंस कर देती या पोल में चली जाती तो शायद बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा कम रहता कि लोग आ गए, आपने उनको स्वीकार किया, मगर आपने उनको इसलिए स्वीकार नहीं किया कि आप उनके माध्यम से गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। तब आपको मार्क्स मिलते पब्लिक की अदालत में। आपने ये नहीं किया। आपने जिस प्रकार से उनको लाए, उनको असेंबली तक आने नहीं दिया। धन बल के बारे में खूब सारी चर्चाएं हैं, बल्कि वो इतने बदनाम हो गए हैं कि उनको बाहर निकलने में भी शर्म आती है। और आज जन चर्चा है कि उनको इतने पैसे दिए गए, किसी को 10 करोड़ दिए गए, किसी को 20 दिए गए, किसी को 30 दिए गए। मतलब सच्चाई कितनी है ये भगवान जाने, ना आपके पास है ना मेरे पास है। मगर निश्चित रूप से कुछ तो है और वो उसका जवाब किसी को मिल नहीं रहा है। तो जवाब जनता ही देगी। देखिए, जनता जब देखती है कि विनाश की तरफ चीजें जाती हैं तो विनाश से बचाने का काम भी जनता का है। और मैं प्रभात जी से एक बहुत छोटा सा निवेदन करूंगा। आपने इमरजेंसी की बात की और आपको खाली मैं ये बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी में जो पहला जजमेंट एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके नागरिकताओं के प्रोटेक्शन के ऊपर जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया था, बट आज 40 बार सुप्रीम कोर्ट की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट सही था। वो जजमेंट एपी सेन और मेरे पिताजी ने दिया था। तो हमारे परिवार उनमें से है जो नागरिकों के अधिकार के लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। हम प्रजातंत्र के दमन को कभी देख नहीं पाएंगे, ना सह पाएंगे। हमारे लिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है, हमारे लिए हमारा लोकतंत्र बड़ा है। और सबसे बड़ी चीज प्रभात जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि वाजपेयी जी के बताए हुए राजधन को फॉलो करिए तो आपको तकलीफ कम होगी, नहीं तो बीजेपी का क्या होगा फ्यूचर, मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। जा साहब उत्तर देंगे तनखा साहब की बात का? देखिए विवेक जी, अरे मैं हर बात का उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने के लिए आपने बुलाया है, क्योंकि जो आपको कहना वो आप कहते नहीं हो। आजकल विवेक जी आपका क्या कहना, प्रभा जी आपका क्या कहना है? हम प्रजातंत्र में अटूट विश्वास रखते हैं। हम पर अनेकों बार जातियां हुई, इस 1.5 साल में भी अनेक जातियां हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने सहनशीलता से स्वीकार किया। इसमें जनता जानती है कि कमलनाथ जी 1.5 साल में भारतीय यहां पर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चला पाए, अपने लोगों को संभाल कर नहीं लग पाए। जब ये स्पष्ट दीवार पे लिखी हुई बात थी कि आपके पास सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं है, तो आप संभल कर चलते। आपके लोग आपसे टूटे और आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं। अरे भाई, सरकार आप क्या ऐसी बात होती है? आप बार बार खुद कह रहे थे बीजेपी के 15 लोग वोटिंग होने के पहले तक, नहीं कल देखिएगा तो आप क्या उनको प्यार से बिठा रहे थे? 15 लोग हमारी पार्टी के आपके पास बैठे थे, एक भी नहीं था। आप कहे तो पुण्य, हम कहे तो पाप, ये तो नहीं चलेगा। जनता सबसे उस 1000 आंखों से जनता देखती है और जनता देखेगी। 24 विधानसभाओं के परिणाम जब आएंगे तो विवेक जी, हम और आप बैठेंगे। प्रजातंत्र की रक्षा जनता करती है और जनता ही प्रजातंत्र की रक्षा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगी। प्रभात झा साहब, लंबा संघर्ष आपका रहा है और हर एक चीज में एक स्टूडेंट के नाते आपको कई सारे लोग देखते फॉलो करते हैं। क्या ये आपके मुंह से जो बार बार हम बात सुन रहे हैं कि अब राजनीति बदल चुकी है,
क्या सामने वाला करे तो वो पाप, हम करें तो वो पुण्य कैसे बन गया? ये सवाल आपके लिए भी तो उठता है। जो वो करते थे अब वो वहां पर भी हो रहा है। जो पुराने जिन चीजों से आपको गुरेज हुआ करती थी, खरीद फरोख्त से, पैसे के लेन देन से, जो माफियाओं के नाम से आप जिन्हें कोसा करते थे, वो स्वभाव आपके साथ आ गए। मतलब मैसेज तो क्लियर है कि ऐसी सरकार को बस गिरा दो। कमजोरी उनमें थी, जगजाहिर अगर है तो इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर और पूरे तरीके से उठाया, यह भी जगजाहिर है। क्या इस तरीके का चेहरा, इस तरह का स्वरूप बीजेपी का स्वीकार्य है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये बातें कहने का अधिकार उसको है जिसके चेहरे खुद साफ हों। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, माधवराव जी सिंधिया जनसंघ के सांसद बने थे सबसे पहले, कोषाध्यक्ष थे जनसंघ के, भगवा टोपी लगाए हुए आज भी मेरे पास, और स्वागत भाषण की दी हुई कॉपी मेरे पास रखी हुई है। अगर वो चले गए, बाद में आ गए, इमरजेंसी की बात, आपातकाल के कारण गए थे, और अगर चले गए और बाद में उनका पुत्र पार्टी में आ रहा है तो उसमें कौन सी गलती है? और मैंने पहले कहा, मैं कोई संकोच से बात नहीं करता। मेरी पार्टी के नेताओं ने, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अगर निर्णय लिया है तो मैं उस तरह का कार्यकर्ता नहीं हूं कि अपने हाईकमान के, मैं कमिटेड हूं, डेडिकेटेड हूं और बहुत प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं। जो निर्णय, जो हुक्म, जो पार्टी तय करेगी हम उसको मानते हैं, क्योंकि मेरे से बड़े हैं तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, मेरे से बड़े हैं तभी तो अध्यक्ष हैं, वो मेरे से बड़े ज्यादा समझते तभी तो। और मैंने कहा, आज का विरोधी अगर कल का समर्थक सही रास्ते पर आता है, हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, सहर्ष स्वागत है, सहर्ष स्वागत है। और इसलिए मेरे जीवन में भी मेरे से गलतियां हुई होंगी, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन अगर आप इस तरह की बात कहते हैं तो मैंने कहा पहले ही कि मैं अतीत किया, मैं निर्णय का फॉलो, निर्णय नहीं होने तक सब बात करूंगा, लेकिन दल का कार्यकर्ता होने के नाते, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन लोगों के लिहाज से भी तो देखें, में आगे बढ़ना। जहाँ साहब लोगों के लिहाज से भी तो देखें, जिन लोगों के नाम पर ये सारी सियासत हो रही है, देख रहे हैं, जिस मध्य प्रदेश के नाम पर ये सारी सियासत हो रही है, जिस मध्य प्रदेश के नाम पर ये सारी बातचीत हो रही है आदरणीय, उसी मध्य प्रदेश के लोगों के सामने ये एग्जाम्पल भी है कि अगर वो सिंधिया जिनके लिए आप कल तक जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बार बार नहीं दोहराऊंगा, आज केवल एक पार्टी में शामिल हो जाने से वो सब बातें भूल दी जाती हैं। ये एक एक ऑडियो वीडियो जितने आते हैं सब माफ हैं, केवल इस बात से कि वो हमारे साथ कह रहा हूं आपसे। देखिए, आप मुझे प्रवोक मत करिए, आप मुझे प्रवोक नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा कि निर्णय के बाद मैं कोई चर्चा नहीं करता हूं। फैसला तो 24 का चुनाव होगा तब होगा, ना आप बड़े हैं, ना मैं बड़ा हूं, ना मेरा, जनता जनार्दन सबसे बड़ी है, और फैसले के बाद आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। बिल्कुल, चर्चा तो होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल चर्चा होती है। वरिष्ठ पत्रकार जी से एक मैं कमेंट ले लूं। प्रभु पटेरिया साहब, मध्य प्रदेश की जनता के लिहाज से आप भी लिखते हैं, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, आपने भी क्या एग्जाम्पल गया इस पूरे घटनाक्रम का? 24 सीटों के पहले एक नेता नकारे, दूसरा स्वीकारे, छाती ठोक कर कहे जो किया हमने वो बिल्कुल किया, अब जो हो गया सो हो गया और आगे फिर चुनाव में देख लेंगे। क्या मैसेज है? किस पर भरोसा करेगी जनता? देखिए, जनता आज की स्थिति में किसी पर भरोसा करने के लायक पोजीशन तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आप ये देखिए ना। कांग्रेस ने यदि सरकार बनाई थी तो 114 विधायक थे, कुछ लोगों के समर्थन से सरकार उन्होंने बनाई थी। कुछ लोग उस समय बीजेपी के कांग्रेस में चले गए तो कमलनाथ जी उसमें सीना तान के खड़े हो गए कि हमारे पास लोग आ रहे हैं। सिंधिया समेत 20-22 लोग टूट कर चले गए तो भारतीय जनता पार्टी वही कह रही है। जो भाजपा का जो चरित्र आज दिख रहा है, मुझे भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में जेब कट्टी बहुत होती है, तो उसको लेकर एक उदाहरण दिख रहा है। जो प्रभात जी ने कहा कि आप करें तो पुण्य और हम करें तो पाप, तो भोपाल में क्या ये हो सकता है कि मिनी बस में आप जा रहे हैं, आपकी जेब कट जाए तो आप रोज दूसरों की जेब भी काटना शुरू कर दे? हर व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं, हर पार्टी का अपना चरित्र होता है। भारतीय जनता पार्टी यदि कांग्रेस पतन पे है तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी पतन पर उतरेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो कहां जा रही। चलिए विवेक तनखा साहब, एक फाइनल कमेंट आपका। अब जो कुछ ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, घट रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अभी कुछ और ऑडियो वीडियो सामने आ जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक पक्ष डिनाई करे, दूसरा उसको स्वीकार करे। फिर पूछता हूं, जनता के बीच में क्या लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, शुचिता और सिद्धांत दो चीजों की राजनीति होनी चाहिए, और कांग्रेस को अगर एक विकल्प के रूप में सामने आना है
तो कांग्रेस को वो चेहरा सामने लाना चाहिए जो शुचिता और सिद्धांतों का चेहरा होगा, जो शुचिता और सिद्धांतों की सरकार होगी, और जहां कांग्रेस उन मूल्यों की बात करेगी जो नेहरू जी, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों की जो मूल्यों से जो हम बने थे और जिस देशभक्ति के साथ हम लोग सोचा करते थे समाज के लिए, वो सब मूल्यों को कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। और जब उन मूल्यों के साथ कांग्रेस सामने आएगी तो मैं कांग्रेस का एक नया भविष्य मध्य प्रदेश में और देश में देखता हूं। और नहीं तो जो आज की राजनीति है जिस प्रकार से वो बहती जा रही है और गंदगी बढ़ती जा रही है, मैं इस गंदगी को बहुत ही गलत समझता हूं। प्रजातंत्र के लिए घातक है और देश के लिए घातक है, और हम लोग सबको मिलके एक नई राजनीति, एक नई सोच का विकास करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़ी बात हो रही है, राजनीतिक दलों के नेताओं से जुड़ी बात हो रही है, तो सब कुछ जनता के ऊपर है। जनता के दरबार में ये सारे प्रकरण हैं, ऑडियो विजुअल हैं, इन पर सबके वर्जन हैं, सफाइयां हैं, आरोप हैं, और जो वो ट्वीट्स भी हैं जो हमने दिन भर के दौरान देखे हैं, ये तो आते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जनता डिसाइड करेगी, 1000 आंखों से जैसा कहते हैं देख रही है, तो वो ये सब भी देख रही। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।